मेरा नाम रोजीना नाज। ये जो आप देख रहे हैं ना गाड़ी, इसकी मंजाई करनी थी। जो दिहाड़ी मिलती थी मैं अपने बच्चों का गुजारा करती थी। कबाड़ी की बस पड़ी हुई थी, उस बस को अंदर से साफ करके वहीं पे अपने बच्चों को लेके वहीं पे रहती थी। वहाँ पे एक गाड़ी आ गई, कहने लगी कि भाई इसका लिखाई करनी है। हालांकि वो उस्ताद बैठा हुआ था, उसने बोला कि जाओ रोजी उस्ताद ये लिखाई करके दो। वो पहला दिन मेरा समझ लो कि मेरे अपने हाथ की मजदूरी मुझ तक पहुँचने लगी। वहाँ से समझ लेके मेरा अपना काम शुरू हो गया। कराची से पेशावर तक के मैदानी और शुमाली इलाकाजात के बुलंदो बाला शाहराहों पर मुख्तलिफ रंगों और नक्शो निगार से मुज़य्यन दीदाज़ेब और दिलफरेब शबो रोज़ दौड़ते देव हैकल और देव कामत ट्रक और बसें किसी बादशाह के शाहाना तख्त या किसी महल के महराब व मिंबर का मंजर पेश करते हैं। फितरत से माखूज ट्रक आर्ट वर्क के नक़ूश व निगार और ख़त्ताती अपने तख्लीक करने वाले फनकार और मुसव्विरों की कोहना मश्क रियाजत का मुंह बोलता सबूत हैं। आम तौर पर ट्रक आर्ट वर्क का काम मर्दों से मंसूब है, लेकिन इन्हीं ट्रक आर्ट वर्क डिजाइनर्स में से एक नाम रोजीना नाज उर्फ रोजी उस्ताद का भी है, जिसने जिंदगी के मुताद्दिद नशेबो फराज देखे, लेकिन ट्रक आर्ट वर्क डिजाइनिंग में खूब नाम कमाया और आज भी तरक्की की राह पर गामजन है। आइए जानते हैं रोजी उस्ताद की कहानी। मेरा नाम रोजीना नाज। हम 5 बहन भाई थे। सबसे बड़ी मैं थी और सब मेरे से छोटे थे, और वालिद मेरे मजदूरी करते थे। मेरे जो वालिदैन थे ना, उन्होंने शादी कर दी थी। फिर जो मेरा शौहर था वो मुझे लेके ज़ाहिर है अपने घर चला गया। बाबा, मैं मैट्रिक में पास हो गई। बेटी, तू हमारे ख़ानदान की पहली बेटी है जिसने इतना पढ़ा है। हमारा शहर आने का मकसद पूरा हो गया है। हाँ बेटी, तेरी तालीम मुकम्मल हो गई है। अब सोचता हूँ तेरा ब्याह करा दूँ। लेकिन बाबा, मैं अभी और पढ़ूंगी और अफसर बनूंगी। नहीं बेटी, बस मैट्रिक बहुत है। लड़कियों को ऑफिसर नहीं, दुल्हन बनकर अपना घर और बच्चे संभालने होते हैं। हाँ बेटी, तेरा बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है, अब हम तेरी शादी कर देंगे। तो वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। उन्होंने यानी कि ऐसा कर दिया कि जैसे मैं उनकी बेटी नहीं थी। उन्होंने पता नहीं शादी की या मुझे अपने से जुदा किया, अल्लाह ही जानता है ये क्या सिलसिला किया उन्होंने। फिर अल्लाह ने 2 बच्चे दिए। फिर शोहर फोत हो गया तो मैं फिर बिल्कुल अकेली पड़ गई। जब शोहर फोत हो गया तो बिल्कुल ही तनहा रह गई। तकरीबन 36 या समझ लो कि 35-36 साल के बाद कहीं जाके मुझे मिले। उस वक्त वो भाई छोटे छोटे थे। जब मिले तो वो बड़े थे। तो जब मिले तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से राब्ता ही नहीं इतना रखा। फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो फोत हो गए। वालिद और वालदा दोनों ही फोत हो गए। और जो बहन भाई थे वो वालदा के बाद, फोत होने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। पहले तो फिर भी चलो वालदा के होते हुए फिर भी कहते थे कि हमारी बहन है, लेकिन जब वो भी फोत हो गए तो वो भी मेरे से बिल्कुल दूर हो गए। रोजीना नाज 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। वालिद मजदूर थे और घर में गुर्बत के डेरे थे। मैट्रिक के फौरन बाद तकरीबन 16 साल की उम्र में रोजीना की शादी कर दी गई। रोजीना की शादी के बाद वालिदैन को जैसे आज़ादी मिल गई हो। वो रोजीना को रुखसत करने के बाद अपने आबाई गांव चले गए। शादी के बाद रोजीना के 2 बच्चे हुए, लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया, जिससे रोजीना तन्हाई का शिकार तो हुई, लेकिन जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो गया। कमसिन और बीमार बच्चों के साथ दुख भरे दुश्वार गुजार वक्त में रोजीना ने हर किस्म की मजदूरियां की। रोजीना को 35 साल अपने वालिदैन और बहन भाइयों से बिछड़े गुजर गए थे। मुद्दत बाद बहन भाइयों की मुलाकात भी हुई, लेकिन दोबारा बिछड़ गए। रोजीना के मिलने बिछड़ने की ये कहानी बहुत दुख भरी है। फिर वहाँ से जब मैं बिल्कुल तन्हा हो गई तो फिर बच्चों के साथ में भटकती रही। इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर खाली 2 बच्चे थे छोटे छोटे मेरे, और मैं बस घूम रही थी, कभी कहीं कभी कहीं। कोई मजदूरी देखती थी, करना शुरू कर देती थी। बच्चों को साथ ही लेके अपने साथ दुपट्टे के साथ बांध लेती थी। कभी कोई काम में लग गई, कभी बर्फ़ बेच ली, कभी पकोड़े बेच लिए, कभी कुछ कर लिया। यानी कि मजदूरियाँ जो हाथ आती थी मजदूरी में करती थी। फिर करते करते एक वक्त गुजरा तो मैं वर्कशॉप पे आती थी, वहाँ पे बैठ के मैं अखबार पढ़ती थी रंग वाले की दुकान पे। तो
वहाँ पे बैठ के मैं अखबार पढ़ रही थी तो देख रही हूँ कि बच्चे काम कर रहे हैं तो उस्ताद उनको हाथ के हाथ मजदूरी देता है और चले जाते छुट्टी करके। ये मैं रूटीन देखती थी तो मैंने फिर सोचा कि जब ये काम कर सकते हैं इस तरीके से तो मैं भी इनके साथ कर सकती हूँ। फिर वो वक्त आया जब कुदरत ने रोजीना को ट्रक आर्ट वर्क से वाबस्ता कर दिया। इब्तिदान ट्रक डिजाइनिंग सिखाने वालों ने रोजीना के खातून होने पर सवाल उठाया। हालात को बदलने की धुन और बच्चों की भूख प्यास मिटाने की राह में रोजीना अपने औरत होने को हायल नहीं होना देना चाहती थी। फिर मैंने उस्ताद से बात करी, मैंने कहा उस्ताद मुझे भी काम सिखा दो। उस्ताद ने कहा कि तुम लेडीज़ हो। मैंने कहा लेडीज़ हूँ तो क्या हुआ, काम तो कोई भी कर सकता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे मर्द हो। बाहर ही बैठी हुई हूँ, कौन सा मैं पर्दे के अंदर चार दीवारी में बैठी हूँ। तो वो हंसने लगा, उसने बोला ठीक है तुम अपना शौक़ पूरा कर लो। मैंने कहा शौक़ नहीं है लेकिन काम में शौक़ से ही करूँगी, शौक़ नहीं है मुझे। कहते ठीक है। उन्होंने दूसरे दिन मुझे बुला दिया कि भाई आओ खड़े हो जाओ, लड़के के साथ काम करो। हमने उस वक़्त ये गाड़ी की मंजाई थी, ये जो आप देख रहे हैं ना गाड़ी, ये इसकी मंजाई करनी थी। तो मैंने अभी रेगमाल लेके तो टेबल पे खड़े होकर रेगमाल मारना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। अब मैं लेडीज़ कपड़ों में थी उस वक़्त, तो देख रहे थे तो एक किस्म का मजाक उड़ा रहे थे मेरा, लेकिन मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने बोला भले उड़ा रहे तो उड़ाने तो, मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मुझे तो अपना काम सीखना है, मुझे काम करना है। उस्ताद बोलता है कि ये देखो कैसे देख रहे हैं तुमको। मैंने कहा देखने दो, देख रहे हैं देखने दो। मैंने कहा बैठ के देखे, आराम से तसल्ली से बैठ के देखे। फिर वहाँ से रश ख़त्म हो गया क्योंकि उन लोगों ने सुना, शायद किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं मेरी बात, तो कुछ चले गए कुछ बैठे रह गए। रोजीना ने एक उस्ताद को यकीन दिलाया कि औरत होने से उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस बात पर उस्ताद को राजी भी कर लिया। रोजीना को पहली मर्तबा काम करने का तजुर्बा अच्छी तरह याद है, जब लोग वर्कशॉप में उसे काम करता देखकर मजाक उड़ा रहे थे। फिर कुछ वक्त गुजरा तो उस्ताद ने मुझे कहा, वो रंग वाला उस्ताद था, गुलखान उसका नाम था, मेन जो जहाँ से शुरुआत हो गई थी मेरी। फिर उसने मुझे अपने घर से अपना सूट ला के दिया, एक रुमाल ला के दिया और कहने लगे कि बेटा ये पहनो तुम, क्योंकि तुम लेडीज़ कपड़ों में तो इस वजह से लोग जो है ना वो कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो कपड़े चेंज कर लिए। वो जब से मैंने चेंज किए उसके बाद फिर मैंने लेडीज़ कपड़े को हाथ नहीं लगाया है। फिर उन्होंने मुझे साथ लेकर गए, वहाँ से एक केप लेकर दी, अपने जैसे पेशावरी जो जूते होते हैं वो लेकर दिए, यानी मुकम्मल मुझे मर्दानी लिबास में मुकम्मल कर दिया। फिर मैं लगी रही उनके साथ उसी दुकान के ऊपर, रोज़ाना मैं काम करती थी। पहले मुझे वो 150 रुपया देता था, आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन के बाद समझ लो कि उसने 200 कर दिए। फिर उसने तकरीबन 2 महीने के बाद 300 कर दिए। करते करते उसने 1000 रुपये तक 2 महीने तक समझ लो कि उसने मेरा 1000 रुपये बांध दिया। मैं डेली वही तरह रोज़ाना जाती थी, काम करती थी, जाके वहीं से जो दिहाड़ी मिलती थी मैं अपने बच्चों का गुजारा करती थी। घर तो था नहीं, मेरा घर नहीं था। क्यों कि किराए पे घर मिलते थे, मेरे पास इतना गुंजाइश नहीं थी कि किराए में भर सकती। तो मैं वहाँ पे एक कबाड़ी की बस पड़ी हुई थी, उस बस के अंदर मैं रहती थी। कबाड़ खाने पे एक बस पड़ी हुई थी, वो वही अंदर से साफ़ करके तो मैंने वहीं पे अपने बच्चों को लेके वहीं पे रहती थी उस बस के अंदर। सबको मालूम था वर्कशॉप वालों को कि यहाँ पे रोज़ी रहती है। रोजीना ने सिर्फ पेंटिंग का मर्दाना शोबा और पेशा ही नहीं अपनाया था, बल्कि उसने मुस्तकिल तौर पर मर्दाना हुलिया भी अपना लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ रोजीना की पेंटिंग में निखार बढ़ रहा था और उसके साथ आमदनी में भी इजाफा हो रहा था। बच्चों की भूख प्यास और बुनियादी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन रोजीना का ना तो अभी अपना कोई घर था और ना ही किराए पर घर लेने की सकत थी। रोजीना एक पुरानी बस के पिंजर को ही अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करने लगी थी। 6 महीने मैंने लगाए, मैंने मुकम्मल काम सीखा गाड़ी का, रगड़ाई मंजाई पुटीन लापी, मुकम्मल काम मैंने रंग का सीख लिया। उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम ऐसे करो, तुम पढ़ी लिखी हो तो कलम का काम करो, लिखाई का काम करो, ये लड़कों का काम है, वो करेंगे भले, मंजाई मंजाई तुम परेशान होती हो। मैंने कहा मसला नहीं, वो भी सीख लेंगे।
پھر وہ ایک استاد آتا تھا جھولے لال, وہ میرا قلم کا استاد ہے, مجھے قلم چلانی اس نے سکھائی. وہ آتا تھا وہاں پہ کام کرنے کے لیے, تو میں اس کا کام دیکھتی تھی کھڑی ہو کے. یہ جو بورڈ لکھنا ہوتا ہے گاڑی کا, اس پہ جو نقش بنتے ہیں, پھول پتی بنتی ہے, ڈیزائننگ ہوتی ہے, یہ وہ کام وہ کرتا تھا. تو وہ کر رہا تھا تو ہم دیکھتے تھے, وہ کرتا تھا ہم دیکھتے تھے. 2-3 دن ہم نے دیکھا, اس کے بعد اس نے بولا, کہتا ہے کیا بات ہے تم اپنا کام چھوڑ کے اب اس میں شوق رکھ رہی ہو. میں نے کہا استاد مجھے یہ سیکھنا ہے. کہتے ٹھیک ہے کرو, تم ہمارے ساتھ یہ کام کرو, سیکھو. اس نے پھر مجھے 2 کلمے دی, ایسی کلمے, ایسی 2 مجھے اس نے کلمے دی, کہنے کہ یہ اس کے ساتھ یہ کرا جائے گا. میں پھر ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, انہوں نے مجھے بتانا شروع کر دیا, میں نے کرنا شروع کر دیا. وہ یہ میں نے جلدی سیکھ لیا تھا, کیوں کہ میں پڑھی ہوئی تھی, صرف قلم چلانے کی دیر تھی, تو میں نے قلم چلانی شروع کر دی اور کرنا شروع کر دیا کام. روزینہ ہر کام محنت اور لگن سے کرنے کی عادی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی محنت اور لگن ہی اسے مقام دلا سکتے ہیں. مہینہ 1.5 گزرا ہے تو وہاں پہ ایک گاڑی آ گئی, کہنے کہ بھئی اس کا ٹینکی کا کام کرنا ہے, لکھائی کرنی ہے. حالانکہ وہ استاد بیٹھا ہوا تھا جھولے لال, اس نے بولا روزی استاد جاؤ کام کرو. اس دن اس نے مجھے بولا روزی استاد, وہ پہلا الفاظ تھا روزی استاد کا, کہ جاؤ روزی استاد یہ لکھائی کر کے دو. میں نے بولا استاد آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ جائیں, آپ استاد ہیں, میں تو آپ سے سیکھ رہی ہوں. کہتے ہیں نہیں یہ کام اب آپ نہیں کرنا, اٹھاؤ قلم جاؤ. گاڑی والے کو بولا استاد کو بتاؤ جو جو لکھنا ہے. وہ آیا کہتا آ جاؤ استاد لکھ کے دو, استاد یہ لکھنا, استاد یہ لکھنا ہے. میں ابھی کنفیوز بھی تھی اور خوش بھی تھی اور ٹینشن بھی عجیب سا ہو رہا تھا, کیونکہ وہ میرا پھر پہلا دن تھا. ابھی میں گئی, اس نے گھوڑی لگا دی, میں گھوڑی پہ چڑھ کے میں نے اوپر ٹینکی کی لکھائی کر دی. لکھائی کر دی, استاد نے بھی دیکھا, وہ خوش ہو گئے, انہوں نے بولا زبردست, بہت اچھا کیا. وہ وقت بھی آیا جب روزینہ کو پینٹنگ میں مہارت حاصل ہو گئی. روزینہ کے استاد نے اس کی جانفشانی اور تعلیم کو دیکھ کر رنگ کے کام سے ٹرک آرٹ ورک ڈیزائننگ اور کیلیگرافی کی طرف جانے کا مشورہ دیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے روزینہ نے ٹرک آرٹ ورک اور خطاطی میں بھی مہارت حاصل کر لی. روزینہ جب کسی نقش و نگار یا تصویر کو دیکھ لے تو من و عن ویسا ہی بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی. وہ وقت بھی آیا جب روزینہ کے استاد نے روزینہ کو روزی استاد کہہ کر متعارف کرانا شروع کر دیا. روزینہ اب روزی استاد کے نام سے شہرت حاصل کر چکی تھی اور کام خود چل کر روزی استاد کے پاس آنے لگا تھا. وہ پہلا دن میرا سمجھ لو کہ میرے اپنے ہاتھ کی مزدوری مجھ تک پہنچنے لگی. وہاں سے سمجھ لے کہ میرا اپنا کام شروع ہو گیا. پھر میں اپنا ہی کرتی رہی ہوں, اپنا ہی سسٹم چلتا رہا. پھر مجھے لوگ سب روزی استاد کہنے لگ گئے. کبھی پھول پتی کر لی, کبھی مور بنا لیا, کبھی شیر بنا لیا. بورڈ ان کے لکھ دیے, بڑے بورڈ لکھے, بینر لکھنے لگ گئی. ہاں یہ ہے کہ آئل پینٹ میں جتنا بھی کام ہے قلم کا میں دیکھتی ہوں, میں کر لیتی ہوں. میرے کو خالی تصویر دکھا دے میں بنا دیتی ہوں. ماشاءاللہ بچی بھی بڑی ہو گئی, پھر میں نے بچی کی بھی شادی کر دی. ابھی میرے 3-4 نواسے بھی ہیں. پھر میرا داماد فوت ہو گیا, پھر بچے بھی میرے پاس رہنے لگ گئے. روزینہ کی شب و روز کی محنت نے حالات کو بہتری پر گامزن کر دیا تھا. بچے جوان ہو رہے تھے. روزینہ نے بیٹے کو ویلڈنگ کا کام سکھایا اور بیٹی کی شادی کر دی. لیکن تقدیر کو مزید امتحان لینے تھے. روزینہ کے داماد کا انتقال ہو گیا اور نواسے اور نواسیاں بھی روزینہ کی ذمہ داری بن گئے. روزینہ بیوہ بیٹی اور نواسے اور نواسی کی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے. روزینہ ہر قسم کے حالات اور مسائل کو خود حل کرنے کی ہمت رکھتی ہے. وہ یہی پیغام دوسروں کو بھی دینا چاہتی ہے کہ تقدیر پر راضی رہیں اور اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. روزینہ کا ٹرک آرٹ ورک ملک کے چاروں اطراف سڑکوں پر دوڑ کر اس کے اور وطن عزیز کی شناخت بن چکا ہے. روزینہ کا ٹرک آرٹ ورک میں ایک مقام ہے اور ایک شناخت ہے, لیکن اتنی شہرت کے باوجود اسے وطن عزیز کی شہریت اور شناخت نہیں مل سکی, جس پر روزینہ براہ راست حکومت سے اپیل کرتی ہے. اگر کچھ نہ دیں مجھے, گھر بار کچھ نہ دیں, کیونکہ میں خود مزدور ہوں, میں مزدوری کرتی ہوں, اپنا سرکٹ چلتا ہے. شکر ہے مالک کا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا ہے. صرف مجھے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کر دیں, میرا شناختی کارڈ بنا دیں بس, تاکہ میں بھی اپنا ایک پاکستانیوں میں اپنے
बोल सकूं कि हाँ भाई मैं भी इसी पाकिस्तान की हूँ और पाकिस्तानी ही हूँ। रोजीना ने जिंदगी की हर दुश्वारी का डट कर सामना किया, लेकिन ना तो मायूसी को करीब आने दिया, न अज़्मो इरादे में कमी आने दी और ना ही कम हिम्मती का मुजाहरा किया। रोजीना ने मुश्किलात और मसाइब से भरपूर जिंदगी गुजारी और आज भी पूरे जज्बे से अपने मसाइल को हल करने और मामलात को बेहतर करने की राह पर गामजन है। उसकी जिंदगी में जितने भी मसाइब आए, लेकिन उसके ट्रक आर्ट वर्क में मौजूद रंग और नकूश में खुशियां, जमा हिम्मती और कुछ कर गुजरने का जज्बा वाज़े तौर पर झलक रहा होता है। बिलाशुबा रोजी उस्ताद दुनिया को अपने हालात से नबर्द आज़मा होने के साथ साथ किसी शोबे में नाम और मुकाम बनाने का सबक दे रही है।